आज हम हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल रही तथा इसके अलावा कौन कौन सी क्रांतियाँ इस क्षेत्र में आई तथा इसकी सफलता असफलता के बारे में आज आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले तो यह हुआ कि आज़ादी के बाद भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा जनाधिक्य के कारण भारत में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई। अधिकांशतः भारत को विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता था खाद्यान्न के लिए। इसलिए सबसे पहले ये सोचा गया कि कैसे भी करके इस इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति पर अपन स्वयं निर्भर हों, इसके लिए कई कदम उठाने पड़े, जिसमें ये हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसी का एक हिस्सा है। इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पहले प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ही कम होता था तथा नई किस्म की बीजों का, रसायनों का किसी तरह का कोई उपयोग नहीं होता था। इस कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता था, अनाज की बहुत समस्या थी। इस सब के निराकरण के लिए ये निर्णय लिया गया कि इस कृषि के क्षेत्र में एकदम से परिवर्तन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि हरित क्रांति क्या चीज़ है, तो सबसे पहले बता रहे हैं कि 1960-70 के दशक में पारंपरिक कृषि व्यवहारों का प्रतिस्थापन आधुनिक तरीके तथा आधुनिक तकनीक व कार्य व्यवहारों द्वारा किया गया। कि पहले परंपरागत तरह से कृषि की जाती थी, उसके बाद 1960 और 70 के दशक में पारंपरिक कृषि की बजाय आधुनिक तकनीक और कार्य व्यवहारों द्वारा कृषि करना शुरू किया गया तथा गेहूं की नई किस्म जिस पर क्रांतिकारी शोध खास तौर पर विकासशील देशों में खेती बाड़ी का नक्शा ही बदल दिया। कि सबसे पहले ही एक हरित क्रांति गेहूं की खेती के लिए किया गया तथा गेहूं की ऐसी नस्ल उत्पन्न की गई जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा तथा इस शोध के कारण कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा हुई। कृषि के क्षेत्र में इस असाधारण क्रांति के लिए बोरलॉग को 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बोरलॉग का माना जाता है, इसलिए उन्होंने 1970 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी उनको प्रदान किया गया। अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो हरित क्रांति का तात्पर्य छठी दशक में 1960-70 के दशक में के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है कि 1960-1970 के बीच की अवधि में कृषि में या कृषि उत्पाद में उस वृद्धि से है जो ऊंची उपज देने वाले बीजों व रासायनिक खादों व नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप हुई। इसका यह है कि 1960 और 70 के दशक में कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई और ये वृद्धि बीजों के नई किस्म के रूप में, रासायनिक खादों के कारण तथा नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हुआ। उसी का नाम हरित क्रांति के दिया गया। ये हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं की फसल के लिए, मक्का की फसल के लिए, गन्ना, बाजरा आदि कई अनाजों के लिए शुरू की गई, परंतु सबसे ज़्यादा सफल ये
गेहूं के लिए मानी जाती है। इसके अलावा इसके आने से फसलों की उत्पादन या प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। ऐसा गेहूं में लगभग प्रति हेक्टेयर 2.5 गुना वृद्धि, धान में 3 गुना वृद्धि, मक्का में 3 और 4 गुना वृद्धि तथा ज्वार में 5 गुना और बाजरे में भी 5 या 6 गुना वृद्धि इस क्रांति के कारण हुई। इस प्रकार अपन देखते हैं तो इस हरित क्रांति के कारण भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में एकदम से परिवर्तन तथा तीव्र गति से उत्पादन होना शुरू हुआ। इस हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर प्रदेश में, फिर इधर देखें तो पंजाब में, हरियाणा में, इस बेल्ट में, राजस्थान के कुछ भागों में, इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा। उत्तर पश्चिम भारत की तुलना में अन्य क्षेत्रों में यह क्रांति इतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। उसके कई कारण दे रखे हैं कि एक तो भूस्वामी द्वारा स्वयं कृषि करना, एक तो उत्तर पश्चिम भारत में क्या है कि कृषक स्वयं खेती करता है, दूसरा चकबंदी व भूमि सुधार के कार्यक्रम पहले से लागू हो गए थे यहाँ पे। इसके अलावा ग्राम संचार की सुविधाएं यहाँ पहले से उपलब्ध थी। फिर इसके बाद में सिंचाई की सुविधाएं, विद्युत, इसके अलावा अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां जैसे जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ न आना, आसमान साफ रहना, इन कारणों से ये उत्तर पश्चिम भारत में इस क्रांति का सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है तथा सबसे ज़्यादा सफल रही। परंतु कई क्षेत्रों में इस क्रांति की कमजोरियां भी रही तथा कई कारण से ये सफल हुई और कुछ जगह असफलता के कारण भी माने जाते हैं, जिनमें हरित क्रांति का लाभ सीमित क्षेत्रों में ही उत्पन्न हुआ कि पूरे भारत में हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल पाया। कुछ सीमित राज्यों या सीमित क्षेत्रों में ही हरित क्रांति का लाभ मिल पाया, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को सबसे ज़्यादा मानते हैं। तथा प्रादेशिक असमानता भी उत्पन्न हुई कि एक जगह प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा, दूसरी जगह ये सफल नहीं हुई, तो प्रादेशिक असमानता भी इसकी कमजोरी मानी जाती है। कुछ कहते हैं हरित क्रांति का लाभ बड़े किसानों को ही हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि हरित क्रांति का लाभ सामान्यतः छोटे या लघु किसानों को इसका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, ज़्यादातर फायदा बड़े किसानों को इसका फायदा हुआ। इसके अलावा हरित क्रांति का लाभ कुछ विशेष फसलों को ही मिला। तीसरी चीज ये मानते हैं कि कुछ लिमिट की फसलों में ही ये सबसे ज़्यादा सफल रही, जैसे गेहूं के क्षेत्र में मान लें, बाजरा के क्षेत्र में मान लें, मक्का के क्षेत्र में, ये सबसे ज़्यादा सफल रही। फिर तीसरी चीज कि सिंचाई के जहाँ साधन उपलब्ध थे उसी जगह ये हरित क्रांति ज़्यादा सफल हो पाई और भारत के लगभग 70% भाग वर्षा पर निर्भर है। इस कारण अधिकांश भाग में ये हरित क्रांति इतनी सफल भी नहीं हो पाई थी। फिर भी इसने भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में एकदम से क्रांति उत्पन्न की। इसके अलावा हरित क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन में ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाए कि जितने भी मोटे अनाज हैं उनमें ये हरित क्रांति इतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इस कारण कुछ समस्याएं भी इसकी या कुछ असफलता के कारण भी थी। इसके बाद में इसकी दूसरा चरण भी शुरू हुआ। हरित क्रांति का पहले चरण हुआ, फिर दूसरे चरण में 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी दूसरी यही हरित क्रांति शुरू हुई, जिसमें चावल व मोटे अनाजों के क्षेत्र में उत्पादन का में वृद्धि करने के लिए, दलहन और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रादेशिक असमानता को कम करने के लिए, शुष्क खेती को बढ़ावा देने के लिए तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग ज़्यादा करने के लिए, सिंचाई व जल प्रबंध आदि के लिए इस हरित क्रांति का दूसरा चरण भी शुरू किया गया, जिसमें इनके बारे में ज़्यादा ध्यान दिया गया।
इसके बाद में भारत में कई अन्य क्रांतियां इसी क्षेत्र में भी और शुरू हुई, जिसमें सबसे मेन चीज श्वेत क्रांति, जिसको अपन ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति इसका सबसे ज़्यादा दूध के लिए, कि भारत में कुपोषण की समस्या को निराकरण के लिए, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, उसकी भी शुरुआत हुई। ये 1964-65 में शुरू की गई, जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इस योजना का क्रियान्वयन सफलता 100% उसी को माना जाता है तथा देश में दूध के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हुई। इसके बाद में पीली क्रांति शुरू की गई। पीली क्रांति भी तिलहन के उत्पादन में या तिलहन उत्पादन, खाद्यान्न तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिए, जिसमें मेन चीज तिलहन है, सरसों है, उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई। इसे पीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में लगभग 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति बनी गई। 2000 के आसपास राष्ट्रीय नई कृषि नीति, जिसमें भी कृषि के क्षेत्र में लगभग 4 गुना वृद्धि या 4% वृद्धि का लक्ष्य 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए कई क्रांतियां, जिसमें इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया, कि इसमें कई चीजों के लिए अपन को एक क्रांतियां शुरू की गई, जिसे इंद्रधनुषी क्रांति भी कहा जाता है। इस इंद्रधनुषी क्रांति में सभी क्रांतियां शामिल, जैसे हरित क्रांति जो खाद्यान्न के लिए है, श्वेत क्रांति जो दुग्ध के लिए है, पीली क्रांति जो तिलहन या खाद्यान्न तेलों के लिए है, नीली क्रांति जो मछली उत्पादन या मत्स्य के लिए है, लाल क्रांति जो टमाटर के उत्पादन के लिए है, सुनहरी क्रांति जो फलों के लिए, मेन चीज से सेब के लिए मानी जाती है। उसके बाद में ब्राउन क्रांति जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनको बढ़ावा देने के लिए है। फिर उसके बाद में रजत क्रांति मानी जाती है, जो अंडे और मुर्गी पालन, डेयरी फार्म जिसको मुर्गी के वाले कहते हैं, उनके लिए मानी जाती है। तथा एक खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति भी शुरू की गई। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, ये खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति जितने भी खाद्य पदार्थ हैं तथा फल और सब्जी को सड़ने तथा गलने से बचाने के लिए ये क्रांति शुरू की गई। इस प्रकार अपन देखें तो भारत में इस क्षेत्र में कई क्रांतियां शुरू की गई। अब इस मेन नाम था हरित क्रांति। हरित क्रांति के साथ साथ अन्य कई क्रांतियां भी उत्पन्न हुई। ये क्रांतियां, जैसे अगर अपन बात करें तो इस इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत अब सभी क्षेत्रों में इसका विकास किया जा रहा है। अगर अपन देखें तो खाद्यान्न के क्षेत्र में भी धीरे धीरे उत्पादन में और ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। इसके बाद में दूध के क्षेत्र में देखें तो दूध उत्पादन का भी तीव्र गति से अब जगह जगह डेयरियों के माध्यम से विकास किया जा रहा है। पीली क्रांति, अगर आप सरसों और तिलहन में देखें तो भारत अब खाद्य तेल पर पूर्णतः निर्भर माना जा रहा है। इसके अलावा अगर अपन टमाटर की पहले प्रति हेक्टर उत्पादन बहुत कम था, अब टमाटर के क्षेत्र में ऐसी क्रांति आई है कि प्रति हेक्टर इतना ज़्यादा उत्पादन होने लग गया, इसी को लाल क्रांति। फिर अगर फलों के उत्पादन की बात करें तो उसी का सुनहरी क्रांति के लिए मेन चीज़ सेब के लिए मानी जाती है कि सेब उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके अलावा ये अंडे और मुर्गी के लिए भी रजत क्रांति के नाम से भी ये सब शुरू की गई है। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, जिसके बारे में आपको बताया है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो भी सड़े गले नहीं, और जितने भी फल फ्रूट तथा सब्जी उसको सड़ने से गलने से बचाने के लिए तथा खाद्यान्न को भी सड़ने गलने बचाने के लिए खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति विकसित की गई। इस प्रकार अपन देखें तो भारत में इस खाद्यान्न के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कई क्रांतियां उत्पन्न हुई, जिसमें अपन बात करें सबसे पहले हरित क्रांति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है तथा हरित क्रांति के कारण ही भारत में
खाद्यान्न की समस्या का निराकरण हो पाया। अगर खाद्यान्न की समस्या, अगर हरित क्रांति अगर नहीं होती तो भारत में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा समस्या रहती तथा अपन को पूर्णतः विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता। परंतु अब भारत हरित क्रांति के बाद दूसरे देशों को भी खाद्यान्न का निर्यात करने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।